तो आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही कह सकते हैं कोर आइडिया को समझने वाले हैं, वात दोष। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में एक साथ 10 टैब खुले हैं और आप किसी एक पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर बेवजह की बेचैनी और चिंता होती है। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो हमारे पास जो स्रोत हैं, एक काफ़ी डिटेल्ड इन्फोग्राफिक और एक रिसर्च रिपोर्ट, वो इशारा करते हैं कि इन सब का कनेक्शन वात से हो सकता है। तो आज हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से ये पता लगाना कि आयुर्वेद में वात को दोषों का राजा क्यों कहते हैं। ये हमारे शरीर और दिमाग की हर छोटी बड़ी हलचल को कैसे कंट्रोल करता है, और इसे बैलेंस में रखना अच्छी सेहत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल। अक्सर महसूस होने वाली ये बेचैनी, चिंता या जब ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, इन सब का संबंध वात के बिगड़ने से हो सकता है। जैसा कि ये दस्तावेज बताते हैं, वात कोई मतलब हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में गति यानी मूवमेंट की असल जीती जागती एनर्जी है। ये वो ताकत है जो हमें चलाती है, और जब ये बेकाबू हो जाए तो यही हमें भटकाती भी है। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि वात आकाश और वायु से बना है, जी, स्पेस और एयर। और इसका मतलब ही है जो गति करे। लेकिन इसे राजा क्यों कहा गया है? मतलब पित्त और कफ भी तो हैं। क्या वात उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये सुपीरियर होने की बात नहीं है, बल्कि ये इसके यूनिक फंक्शन की वजह से है। वात ही अकेला ऐसा दोष है जिसमें गति है। श्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातुवः वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। इसका मतलब है कि पित्त जो हमारे मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है, और कफ जो शरीर को स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन देता है, वो दोनों वात के बिना पंगु हैं, अपंग हैं। अच्छा, तो मतलब वात शरीर का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सिस्टम है, जिसके बिना पित्त का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कफ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट ठप पड़ जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा। एक तरह से यही बात है। जैसे हवा बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही वात शरीर में हर चीज को चलाता है। खून का बहना, नसों में सिग्नल का दौड़ना, हमारी पलकों का झपकना। हाँ, यहाँ तक कि हमारे विचारों का चलना, ये सब वात की वजह से ही मुमकिन है। इसीलिए इसे राजा कहा गया है, क्योंकि ये बाकी सबको दिशा देता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोतों में वात के कुछ खास गुणों या क्वालिटीज का जिक्र है। रूखा मतलब ड्राई, हल्का लाइट, ठंडा कोल्ड, और सबसे जरूरी चलायमान मोबाइल। ये गुण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखते हैं? ये सिर्फ किताबी बातें सुनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गुण हमारे रोज के अनुभव में उतरते हैं। वात का रूक्ष यानी रूखा गुण हमारी त्वचा को ड्राई बनाता है, होंठ फटते हैं, और अंदर आंतों में भी सूखापन लाता है, जिससे कब्ज होता है। अच्छा। और जो चल या मोबाइल गुण है, वो हमें क्रिएटिविटी देता है, क्विक थिंकिंग देता है। लेकिन जब यही गुण ज्यादा हो जाता है तो मन एक जगह टिक नहीं पाता, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है। हाँ, वो फीलिंग जब दिमाग में 100 विचार एक साथ दौड़ रहे हों और आप किसी एक को पकड़ नहीं पा रहे। तो क्या ये वात का ट्रैफिक जैम है? एक तरह से हाँ, कह सकते हैं। और शीत यानी ठंडे गुण की वजह से वात प्रकृति के लोगों के हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, उन्हें ठंड भी ज्यादा लगती है। और यहीं आयुर्वेद का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल काम करता है, समान समानम वर्धते, यानी एक जैसे गुण एक दूसरे को बढ़ाते हैं। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। जरूर। मान लीजिए बाहर का मौसम ठंडा और हवा वाला है। ये वात के ठंडे और चलायमान गुणों से मिलता जुलता है ना? हाँ। तो उस दिन आप महसूस करेंगे कि आपका मन भी ज्यादा बेचैन और अस्थिर है। या अगर आप बहुत ज्यादा कच्चा सलाद खाते हैं जो स्वभाव से रूखा और ठंडा होता है, तो वो शरीर में वात के रूखेपन को और बढ़ा देगा, जिससे गैस या ब्लोटिंग हो सकती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब संतुलन का रास्ता इसके ठीक उलट गुणों को अपनाने में है। एग्जैक्टली। वात को शांत करने का मूल मंत्र है गर्मी, नमी, भारीपन और स्थिरता। उसके चलायमान स्वभाव को एक एंकर देना। ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत ये भी बताते हैं कि वात शरीर में एक होकर भी 5 अलग-अलग तरीकों से काम करता है। इन्हें पंचवायु कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन शायद ये शरीर के सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। हाँ, ये विभाजन बहुत प्रैक्टिकल है। इसे आप
ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर एक कंपनी है और वात उसकी एनर्जी है जो अलग अलग डिपार्टमेंट चला रही है। इससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि गड़बड़ कहाँ है। ठीक है, तो कंपनी का पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? पहला और सबसे जरूरी है प्राण वायु। ये कंपनी का सीईओ ऑफिस है जो सिर और छाती में है। इसका काम है बाहर से चीजों को अंदर लेना, सांस, भोजन, पानी और हमारे विचार और इम्प्रेशंस। अच्छा। ये हमारे मन और इंद्रियों को एनर्जी देता है। जब सीईओ यानी प्राणवायु में गड़बड़ होती है तो स्रोत के मुताबिक एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और इंसोम्निया होता है। क्योंकि कंपनी की डायरेक्शन ही बिगड़ जाती है। सही। और फिर आता है समान वायु। समान मतलब बराबर। तो ये बैलेंस बनाने वाला डिपार्टमेंट हुआ। बिल्कुल। ये पेट में स्थित फैक्ट्री फ्लोर है। इसका काम है पाचन अग्नि यानी जठराग्नि को बैलेंस्ड रखना, कच्चे माल को मतलब भोजन को प्रोसेस करना और पोषक तत्वों को अलग करना। जी। जब फैक्ट्री फ्लोर पर काम ठीक से नहीं होता यानी समान वायु बिगड़ती है तो गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होती हैं। स्रोतों में अपान वायु पर बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि ज्यादातर वात से जुड़ी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अपान वायु कंपनी का वेस्ट मैनेजमेंट और शिपिंग डिपार्टमेंट है। इसका स्थान शरीर के निचले हिस्से में है और ये मल मूत्र जैसी सभी चीजों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अब सोचिए, अगर शिपिंग डिपार्टमेंट जैम हो जाए तो क्या होगा? पूरी कंपनी में कचरा जमा हो जाएगा और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। सही। जब अपान वायु बिगड़ने से कब्ज होता है तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और वायु का बहाव नीचे की जगह ऊपर की ओर होने लगता है, जो बाकी डिपार्टमेंट्स के काम में भी दखल देता है। इसीलिए आयुर्वेद में कब्ज को वात रोगों की जड़ माना जाता है। बिल्कुल। ये एनालॉजी तो कमाल की है। तो बाकी दो वायु, उदान और व्यान, कौन से डिपार्टमेंट है? उदान वायु है कंपनी का कम्युनिकेशन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हम्म। जो गले से ऊपर की ओर काम करता है। जी। बोलना, खुद को एक्सप्रेस करना, हमारी आवाज की क्वालिटी, ये सब उदान के हाथ में है। और व्यान वायु? वो है पूरी कंपनी का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हम्म। इसका केंद्र तो दिल में है, पर ये पूरे शरीर में फैली है और खून, न्यूट्रिएंट्स और नर्व सिग्नल्स को हर कोने तक पहुंचाती है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी का यह सिस्टम, ये ऊर्जा असंतुलित होती ही क्यों है? इन्फोग्राफिक और रिपोर्ट दोनों हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, और कारण हमारी आदतों में ही छिपे हैं। सबसे पहला है हमारा आहार। स्रोत बताते हैं कि ठंडी चीजें, कच्चा खाना, सूखे मेवे और बिना समय के भोजन करना, ये सब सीधे वात को बढ़ाते हैं। ये वात के ठंडे और रूखे गुणों को शरीर में बढ़ाते हैं। जी। हम अक्सर भागते भागते, गाड़ी चलाते हुए या काम करते हुए खाते हैं, जिससे पाचन ठीक से नहीं होता। और जीवन शैली, रिपोर्ट में मल्टीटास्किंग का खास तौर पर जिक्र है, जो आज की सच्चाई है। जी। मल्टीटास्किंग वात की चल प्रकृति को समझ लीजिए आसमान में पहुंचा देती है। ये हमारे दिमाग को एक साथ कई दिशाओं में दौड़ाती है, जिससे फोकस टूटता है और एक गहरी अस्थिरता पैदा होती है। और देर रात तक जागना, वो वात का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा नर्वस सिस्टम रात में आराम करने के लिए बना है, लेकिन जब हम उसे जगा कर रखते हैं तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। और हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल, खासकर हवाई यात्रा, अपनी गति और कैबिन की सूखी हवा के कारण वात को बहुत तेजी से बढ़ाती है। तो जो वात इतना बढ़ जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक में दर्द, अस्थिरता और चिंता का जिक्र सबसे ऊपर है। जी। क्योंकि ये सबसे मुख्य लक्षण है। पहला है वेदना यानी दर्द। स्रोत में एक लाइन है, वात के बिना दर्द नहीं होता। अच्छा। इसका मतलब शरीर में किसी भी तरह का दर्द वात की गड़बड़ी के बिना नहीं हो सकता। और ये दर्द अक्सर चुभने वाला, फड़कने वाला या अपनी जगह बदलने वाला होता है। आज कमर में है तो कल घुटने में होगा। और मानसिक स्तर पर जो बेचैनी होती है उसका क्या? मानसिक स्तर पर ये अस्थिरता और चिंता के रूप में दिखता है। मन चंचल हो जाता है, ध्यान नहीं लगता और एक बेसलेस डर महसूस होता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और तीसरा बड़ा लक्षण है अनिद्रा। हाँ। वो टायर्ड बट वायर्ड वाली फीलिंग। हाँ, शरीर थका हुआ है पर दिमाग दौड़ रहा है, शांत नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। नींद या तो आती नहीं या रात भर टूटती रहती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? जब जिंदगी में इतनी गति और अस्थिरता है तो इस बेचैन ऊर्जा को शांत कैसे करें?
संतुलन का सिद्धांत वही है जिसके बारे में हमने बात की थी, वात के गुणों के उलट काम करना। हाँ, हमें अपने जीवन में उष्ण, स्निग्ध और स्थिर, वार्म, ऑयली एंड स्टेबल, इन गुणों को लाना होगा। चलिए आहार से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद वात को शांत करते हैं। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि मीठे को तो अक्सर अनहेल्थी माना जाता है। यहाँ मीठे का मतलब रिफाइंड शुगर से नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से मीठी चीज़ों से है, जैसे अनाज, जड़ वाली सब्जियाँ, दूध। ये तीनों स्वाद मीठा, खट्टा, नमकीन, ग्राउंडिंग होते हैं। अच्छा, ये शरीर में भारीपन और नमी लाते हैं, जो वात के हल्के और रूखेपन को बैलेंस करते हैं। पकी हुई सब्जियां, सूप, चावल, मूंग दाल, ये वात के लिए बेहतरीन भोजन है। और किन चीजों से बचना चाहिए? कच्ची सब्जियों और राजमा, छोले जैसी गैस बनाने वाली चीजों से बचना चाहिए। और घी का जिक्र भी है, उसे तो अमृत कहा गया है। बिल्कुल, घी वात के लिए सबसे अच्छी औषधि है। ये स्निग्ध यानी ऑयली है। 1 चम्मच घी भोजन के ऊपर डालकर खाने से ये आंतों को अंदर से लुब्रिकेट करता है, रूखेपन को मिटाता है और कब्ज को दूर करता है। जो वात की जड़ है। सही। और दिनचर्या, रेगुलरिटी पर बहुत जोर दिया गया है। वात के लिए एक फिक्स्ड रूटीन से बड़ी कोई दवा नहीं है। वात की ऊर्जा हवा की तरह है, जिसे दिशा देने के लिए कंटेनर चाहिए। वो कंटेनर है एक नियमित दिनचर्या, रोज एक ही समय पर सोना, जागना और भोजन करना। इससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। हाँ, और वात की चंचल प्रकृति को एक एंकर मिलता है। स्रोतों में अभ्यंग यानी तेल मालिश की भी बहुत तारीफ है। क्या ये सिर्फ त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रोज नहाने से पहले गर्म तेल के तेल से पूरे शरीर की मालिश, ये वात के रूखे, ठंडे और खुरदरे गुणों पर सीधा वार है। तेल की गर्मी और चिकनाहट त्वचा के जरिए नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है और उसे शांत करती है। ये एक तरह से अपने नर्वस सिस्टम को एक गर्म, सुरक्षित हग देने जैसा है। बिल्कुल। वाह, ये तो सुनने में ही रिलैक्सिंग लग रहा है। और योग का क्या? इन्फोग्राफिक में भी योगासन की तस्वीर है। वात को बैलेंस करने के लिए योग धीमा, स्थिर और जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तेज गति वाले विन्यासा फ्लो या पावर योगा वात को और बढ़ा सकते हैं। तो कौन से आसन खास तौर पर फायदेमंद है? स्रोत के अनुसार पवन मुक्तासन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह पेट और आंतों से फंसी हुई हवा को बाहर निकालता है और सीधे अपान वायु पर काम करता है। जी। बालासन या चाइल्ड्स पोज हमारे नर्वस सिस्टम को बताता है कि तुम सुरक्षित हो, जिससे चिंता कम होती है। और सबसे जरूरी है शवासन, गहरा विश्राम। हाँ, कम से कम 10-15 मिनट का गहरा शवासन, जहां आप शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं। ये नर्वस सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। और प्राणायाम, सांस को कंट्रोल करना तो सीधे सीधे वायु को कंट्रोल करना हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ये हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में संतुलन लाता है, जिससे विचारों की भागदौड़ शांत होती है। ये वात के लिए एक शक्तिशाली औषधि की तरह काम करता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि वात गति की ऊर्जा है। ये अच्छी भी है, बुरी भी है। जब तक ये काबू में है, ये हमें क्रिएटिव और एक्टिव बनाती है। लेकिन जब ये बेकाबू हो जाती है, तो यही बेचैनी, दर्द और चिंता का कारण बन जाती है। बिल्कुल। और इन स्रोतों के अनुसार संतुलन का रास्ता बहुत सरल और जमीन से जुड़ा हुआ है। गर्मी, स्थिरता, नमी और नियमितता। वात को संतुलित करने का मतलब खुद को रोकना नहीं है, बल्कि उसे वो पोषण और ठहराव देना है जो उसके हल्के, रूखे और चंचल स्वभाव को शांत कर सके। उसे उड़ने के लिए एक मजबूत जमीन देनी है। हाँ, ये तो वो चीजें हैं जो असल जिंदगी में की जा सकती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही बात है। अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। स्रोत में उल्लेख है कि उदान वायु, जो बोलने और एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, आध्यात्मिक साधना में यही ऊर्जा चेतना को ऊपर के सेंटर्स की ओर ले जाती है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? जो ऊर्जा असंतुलित होने पर चिंता और बिखरे हुए विचार पैदा करती है, वही ऊर्जा जब सध जाती है तो आध्यात्मिक तरक्की का जरिया बन सकती है। ये हमारे मन की रोज की हालत और हमारी असली क्षमता के बीच के रिश्ते के बारे में क्या कहता है?